नमस्कार। आज हम पैसा यानी मुद्रा और उधार मतलब साख, इन जरूरी चीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो ये स्रोत हैं, ये आर्थिक विकास की समझ से जुड़े हैं, खासकर मुद्रा और साख वाले अध्याय से। हाँ। सोचिए जरा, अगर पैसा होता ही नहीं तो दुनिया कैसी होती? मतलब चीजें खरीदना बेचना कितना पेचीदा होता। बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे पहले वो जरूरतों के दोहरा संयोग वाली मुश्किल थी। मतलब जिसके पास गेहूं है उसे जूते चाहिए और जूते वाले को गेहूं, तभी सौदा होता था। बड़ा मुश्किल। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर मुद्रा मतलब पैसा एक बहुत ही बढ़िया हल बनकर सामने आया। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये एक माध्यम बन गया, विनिमय का माध्यम। आप कुछ बेचिए, पैसा लीजिए और फिर उस पैसे से जो चाहे जब चाहे खरीद लीजिए। इसने व्यापार को, जिंदगी को बहुत आसान कर दिया। हाँ ये तो है। और आज तो मुद्रा सिर्फ वो नोट और सिक्के ही नहीं है, जो बैंकों में पैसा पड़ा है वो भी तो है। मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अच्छा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि करेंसी मतलब नोट और सिक्के वो सिर्फ सरकार की तरफ से अधिकृत संस्था ही जारी कर सकती है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ आरबीआई। हाँ आरबीआई, कोई और नहीं छाप सकता। और इसीलिए कानूनी तौर पर इसे स्वीकार करना ही पड़ता है, कोई मना नहीं कर सकता। सही। और ये मांग जमा जो हम बैंक में रखते हैं, हाँ मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है लोग बैंकों में जमा कर देते हैं, वो सुरक्षित भी रहता है और ब्याज भी मिलता है। हाँ ब्याज भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे मांग जमा कहते हैं। अच्छा। और जो चेक वगैरह होते हैं वो इसी जमा पैसे से पेमेंट करने का एक तरीका है, बिना कैश इस्तेमाल किए। और बैंक क्या करते हैं, वो इस जमा पैसे का सारा कैश नहीं रखते, एक छोटा हिस्सा ही रखते हैं। कितना लगभग? स्रोत कुछ बताते हैं। हाँ, स्रोत भारत में करीब 5% का जिक्र करते हैं कि बैंक इतना कैश रखते हैं रोज के लेन देन के लिए। सिर्फ 5%? बाकी पैसा? बाकी जो बड़ी रकम है वो बैंक कर्ज देने में, लोन देने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो इस तरह से बैंक एक पुल का काम करते हैं, जिनके पास फालतू पैसा है मतलब जमाकर्ता, हाँ, और जिन्हें पैसे की जरूरत है यानी कर्जदार, उनके बीच। और कमाते कैसे हैं बैंक? वो जो कर्ज देते हैं उस पर ज्यादा ब्याज लेते हैं। हाँ। और जो पैसा जमा है उस पर कम ब्याज देते हैं। ये जो ब्याज दरों का अंतर है वही बैंकों की कमाई का मुख्य जरिया है। समझ गया। अब आते हैं साख पर, मतलब क्रेडिट या लोन पर। इन स्रोतों में दो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। हाँ है। एक है सलीम की, जो जूते बनाते हैं। वो त्योहार के ऑर्डर के लिए लोन लेते हैं, माल बनाते हैं, बेचते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं और टाइम पर कर्ज चुका देते हैं। उनके लिए तो क्रेडिट बहुत फायदेमंद रहा। हाँ, उनके लिए ये बिल्कुल एक वरदान जैसा साबित हुआ। लेकिन दूसरी कहानी स्वप्ना की है, जो एक छोटी किसान है। हाँ, वो थोड़ी अलग है। बहुत अलग। वो खेती के खर्चे के लिए साहूकार से मतलब ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेती है। लेकिन होता क्या है कि फसल खराब हो जाती है, अब वो कर्ज चुका नहीं पाती, तो वो कर्ज के जाल में फंस जाती हैं। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा, और आखिर में उन्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ जाता है। अरे बाप रे। तो यहाँ क्रेडिट ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि उनकी हालत और खराब कर दी। तो मतलब क्रेडिट अच्छा है या बुरा, ये इस पर निर्भर करता है कि... हाँ, ये सिर्फ लोन लेने पर नहीं, स्रोत यही बताते हैं कि ये हालात के जोखिम पर, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सहारा कितना है, इस पर बहुत निर्भर करता है। और यहीं पर कर्ज की शर्तें भी बहुत मायने रखती होंगी, जैसे ब्याज दर। बिल्कुल। ब्याज दर क्या है, समर्थक ऋणाधार मतलब कोलैटरल, कोई गारंटी देनी पड़ रही है या नहीं। गारंटी, हाँ। और जरूरी कागजात क्या हैं, चुकाने का तरीका क्या होगा, कितने समय में चुकाना, ये सब चीजें। जैसे वो घर खरीदने वाले लोन में घर के कागजी गारंटी बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही कोलैटरल हो गए। स्रोत भारत में क्रेडिट के दो मुख्य क्षेत्रों की भी बात करते हैं। एक है औपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल सेक्टर, जैसे बैंक। हाँ, बैंक और सहकारी समितियां। और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर। वो कौन हुए? साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? बड़ा फर्क है। जो औपचारिक क्षेत्र है, बैंक वगैरह, उन पर आरबीआई की नजर रहती है। हाँ। आरबीआई देखता है कि बैंक सिर्फ अमीर लोगों या बड़े बिजनेस को ही लोन ना दें, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को भी लोन मिले। और ब्याज दरें भी नियंत्रित होती हैं कुछ हद तक। और अनौपचारिक वाले? उन पर कोई निगरानी नहीं होती, कोई रोक ठोक नहीं। तो वहां ब्याज दरें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, मनमानी।
और कर्ज वसूली के तरीके भी कई बार गलत होते हैं। ये तो चिंता की बात है। और स्रोत कुछ आंकड़े देते हैं इस बारे में, कौन कहां से ज्यादा कर्ज लेता है? हाँ, आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। स्रोत बताते हैं कि गरीब परिवार, चाहे शहर में हो या गांव में, वो अपनी ज्यादातर क्रेडिट जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से ही पूरी करते हैं। मतलब महंगा कर्ज? हाँ, अक्सर बहुत महंगा। जबकि जो अमीर परिवार है उन्हें बैंकों वगैरह से, मतलब औपचारिक क्षेत्र से आसानी से सस्ता कर्ज मिल जाता है। ये जो फर्क है ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है फिर। बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि औपचारिक क्षेत्र का कर्ज बढ़े, मतलब बैंकों और सहकारी समितियों का लोन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों तक। क्यों जरूरी है इतना? क्योंकि सस्ता और आसानी से मिलने वाला कर्ज देश के विकास के लिए बहुत अहम है। लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इससे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। तो इसका कोई हल है? मतलब गरीबों तक सस्ता लोन कैसे पहुंचे? स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प समाधान का जिक्र है स्वयं सहायता समूह, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। SHGs ये क्या है? ये खासकर ग्रामीण इलाकों में औरतों के लिए बहुत कामयाब रहे हैं। इसमें होता क्या है कि 15-20 सदस्य, ज्यादातर महिलाएं, मिलकर अपनी छोटी छोटी बचत इकट्ठा करती हैं। अच्छा, अपनी सेविंग्स? हाँ, बिल्कुल। फिर अगर किसी सदस्य को छोटे मोटे काम के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो इसी ग्रुप से कम ब्याज पर कर्ज ले सकती है। अपने ही पैसे से कर्ज? हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ग्रुप नियमित रूप से बचत करता है, डिसिप्लिन दिखाता है, तो फिर वो बैंक से लोन लेने के लायक बन जाता है। बैंक से? बिना गारंटी के? हाँ, बिना किसी कोलैटरल के। बैंक ग्रुप के रिकॉर्ड को देखकर लोन दे देता है। ये कमाल की बात है। ये तो वाकई बहुत अच्छा तरीका लगता है। जी, ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। उन्हें एक मंच मिलता है जहां वो स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर भी बात कर सकती हैं। इसका कोई सफल उदाहरण भी है? हाँ, स्रोत बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का जिक्र करते हैं। प्रोफेसर यूनिस ने शुरू किया था। उन्होंने दिखाया कि गरीबों को, खासकर महिलाओं को, अगर सही शर्तों पर क्रेडिट दिया जाए तो वो न सिर्फ उसे चुका सकती हैं बल्कि अपनी जिंदगी भी बदल सकती हैं। कमाल है। अच्छा, और इन स्रोतों में 2016 के विमुद्रीकरण का भी जिक्र है, वो क्यों? हाँ, उसका भी संक्षिप्त में जिक्र है, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। हाँ, डिमोनेटाइजेशन। जी, और लोगों को कैश छोड़कर डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया गया था। शायद इसका एक मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना भी रहा होगा। ये भी एक पहलू हो सकता है। हाँ, हालांकि उसका पूरा असर क्या हुआ वो एक अलग और लंबी चर्चा का विषय है, पर जिक्र जरूर है। तो कुल मिला के हमने देखा कि पैसा और लोन यानी मुद्रा और साख हमारी आर्थिक जिंदगी के लिए कितने कितने अहम हैं। बिल्कुल। मुद्रा ने लेन देन को कितना आसान बना दिया और बैंक इस पूरी व्यवस्था के जैसे केंद्र में है। हाँ, और साख या क्रेडिट वो एक दोधारी तलवार की तरह है। सही हाथों में, सही शर्तों पर ये तरक्की का इंजन बन सकती है, जैसा सलीम के साथ हुआ। लेकिन गलत हालात में या गलत शर्तों पर ये स्वप्ना की तरह लोगों को कर्ज के जाल में भी फंसा सकती है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। और ये जो औपचारिक और अनौपचारिक क्रेडिट का फर्क है और गरीबों की सस्ते और सुरक्षित लोन तक पहुंच, ये आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये SHGs जैसे तरीके कुछ उम्मीद जगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्वयं सहायता समूह और ऐसी ही दूसरी कोशिशें ये दिखाती हैं कि रास्ते हैं, बस उन पर सही से चलने की जरूरत है। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस तेजी से ये डिजिटल पेमेंट, फिनटेक कंपनियां बढ़ रही हैं, जी, क्या लगता है भविष्य में पैसे और कर्ज का रूप पूरी तरह बदल जाएगा? और सबसे जरूरी, इसका आम आदमी पर, खासकर उन लोगों पर जो अभी भी बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं, उनकी पहुंच पर क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है।